नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आखिरी फैसला। शाम का समय था। मालती जी अपनी पुरानी चारपाई पर लेटी थीं। उनकी धुंधली आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी उनका पोता दरवाजे से अंदर आया। उसे देखते ही वो बोली, अरे राजू बेटा, जरा इधर तो आना। पीने के लिए एक गिलास पानी तो ला देना। राजू, ओ राजू। मालती जी अपने पोते राजू को आवाज लगाती रह गई, लेकिन राजू अपनी दादी मां की बात को अनसुना करते हुए बाहर खेलने दौड़ गया। एक गहरी सांस छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू मनीषा को आवाज लगाई, फिर छोटी बहू अमृता को, लेकिन रसोई से आती बर्तनों की खनखनाहट के बीच उनकी पुकारें अनसुनी होकर दम तोड़ गईं। मालती जी के पति का देहांत हुए 7 महीने हो चुके थे। पति की मृत्यु के बाद वे अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं। मालती जी के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटी की शादी अच्छे खानदान में करके वो उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी है। दोनों बेटे भी शादीशुदा हैं। बड़े बेटे मनोज की पत्नी मनीषा और छोटे बेटे अमन की पत्नी अमृता है। दोनों का एक एक बेटा है। मनोज का बेटा राजू 10 वर्ष का है, जबकि अमन का बेटा सोनू 9 वर्ष का है। दोनों में 1 वर्ष का फर्क था, परंतु दोनों का जन्मदिन एक दिन ही आता था। घर में सभी लोग अपना ख्याल स्वयं रख सकते थे, लेकिन यदि घर में किसी को सहारे की आवश्यकता थी तो वह थी मालती जी, जिनकी ढलती उम्र के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों में जान कम होती जा रही थी। अपने घर के आंगन में चारपाई पर मालती जी अकेली बैठी हुई थीं और खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थीं। बैठे बैठे सोच रही थीं कि यह तो कुदरत का नियम है कि जैसे जैसे नई पीढ़ी के शरीर में ताकत बढ़ती है, वैसे ही पुरानी पीढ़ी कमजोर और लाचार होती जाती है। परंतु नई और पुरानी पीढ़ी के बीच इतनी दूरी आ जाएगी कि ना तो बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू नजर आएंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब 7 महीने पहले रामनाथ जी का देहांत हुआ था, तब का दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम गया। दोनों बेटे और बहुएं उनकी सेवा में जुटे रहते थे। कोई उनके पैर दबाता तो कोई समय पर खाना दवाई देता। उस समय उन्हें लगा था कि पति के जाने का दुख तो पहाड़ जैसा है, पर बेटों का सहारा उस पहाड़ को थाम लेगा। लेकिन वह सहारा बस कुछ ही दिनों का दिखावा था। कुछ ही दिन बीते थे जब दोनों बेटों ने आकर कहा, मां, हमारा इन 2 कमरों में कैसे गुजारा हो पाएगा? अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें भी तो पढ़ाई करने के लिए अलग कमरा चाहिए। पिताजी तो कुछ किए बगैर ही स्वर्ग सिधार गए, अब आप ही कुछ कीजिए। बेटे की यह बातें सुनकर मालती जी कुछ हैरान रह गईं और पूछने लगीं, लेकिन बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकती हूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मकान पर खर्च कर सकूं। तभी छोटा बेटा अमन बोला, मां, पिताजी ने समझदारी का काम यह किया था कि सारी जमीन जायदाद आपके नाम कर दी थी। आपकी जो गांव वाली पुश्तैनी जमीन है, उसकी मालकिन तो आप ही हैं। उसकी कीमत अब लाखों में है। आप उस जमीन का आधा हिस्सा बेच दीजिए। उससे जो पैसे मिलेंगे हम ऊपर 2 मंजिलें और बनवा लेंगे। सबके लिए अलग अलग कमरे हो जाएंगे। घर बड़ा हो जाएगा तो आपका भी नाम होगा। बड़े बेटे मनोज ने बात को आगे बढ़ाया, हाँ मां, अमन ठीक कह रहा है। आप ही सोचिए, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। कभी उनका जन्मदिन मनाना होता है तो जगह की कमी के कारण उन्हें भी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। घर बड़ा होगा तो हम उनका जन्मदिन भी धूमधाम से मना पाएंगे। बेटों के इतना आग्रह करने के बाद मालती जी सोच में पड़ गईं। फिर सोचने लगीं कि आज हो या कल, आखिर ये सब कुछ बच्चों का ही तो है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गांव की जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया और उससे आया पैसा बेटों को दे दिया और कहा, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा मकान बनवा लो। दोनों बेटों ने ऊपर 2 मंजिलें और बनवा लीं। फिर कुछ दिन बीते तो एक दिन उनका बड़ा बेटा उनके पास आया और बोला, मां, अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। आपको अब इन जमीन जायदाद के कामों में पड़ने की क्या जरूरत है? अब इस बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप दीजिए और आराम से रानी की तरह रहिए। बहुओं से अपनी सेवा करवाइए, उन पर हुक्म चलाइए। मालती जी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों का मर्म नहीं समझ पाईं। उन्होंने सहजता से कहा, बेटा, तू यह सब क्या कह रहा है? मैं कहां भागी जा रही हूं? सब कुछ ठीक तो है?
तभी उनका छोटा बेटा अमन राजू और सोनू का हाथ पकड़कर वहां ले आया। दोनों बच्चे अपनी दादी से लिपट गए। अमन बोला, मां, कल इन दोनों का जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि आप इन्हें ऐसा तोहफा दें जो ये जिंदगी भर याद रखें, ऐसा तोहफा जो आज तक किसी ने न दिया हो। तब मालती जी बोली, हाँ बेटा, मैं भी इनका जन्मदिन यादगार बनते हुए देखना चाहती हूं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं? कोई अच्छा तोहफा भी नहीं दे सकती। तभी बड़ा बेटा मनोज बोला, मां जी, केवल आप ही हैं जो इन्हें अनमोल तोहफा दे सकती हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी मां के आगे कुछ कागज रख दिए और बोला, मां, आपको और कुछ नहीं करना, बस इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। मालती जी ने कागजों को देखा। सब कुछ अंग्रेजी में लिखा था। एक पल को उन्हें अपने पति रामनाथ जी की बात याद आई। वह हमेशा कहते थे, मालती, कभी भी बिना पढ़े किसी कागज पर दस्तखत मत करना। दुनिया में धोखाधड़ी बहुत है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यह बात तो पराये लोगों के लिए होती है। यहां मुझसे कौन धोखा करेगा? ये तो मेरे अपने जिगर के टुकड़े हैं। यह सोचते हुए उन्होंने कांपते हाथों से कागजों पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए, उनके मन में एक ख्याल आया, पूछना तो चाहिए कि यह कागज किस चीज के हैं। जब उन्होंने पूछा तो उनका बड़ा बेटा मनोज रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, मां, इस पर लिखा है कि आप अपनी गांव वाली बची हुई सारी जमीन हम दोनों भाइयों के नाम कर रही हैं। यह राजू और सोनू के लिए आपका जन्मदिन का तोहफा है। यह सुनकर मालती जी को एक धक्का सा लगा कि कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे कागजों पर दस्तखत करवा लिए। पर फिर सोचने लगीं कि बेटा सही तो कह रहा था कि इस उम्र में मैं जमीन जायदाद का क्या करूंगी। अगर यह मैंने उन्हें दे भी दी तो क्या हो गया? अब आराम से रहूंगी, दोनों बहुओं और बेटों से खूब सेवा करवाऊंगी। उसी दिन सुबह सुबह ही मालती जी पार्क में टहलने के लिए चली गईं। थोड़ी सैर करने के बाद वे अपनी सहेली रंजना जी के साथ गपशप करती रहीं और जब घर वापस लौटीं तो देखा घर पर कोई नहीं था। रसोई घर का सामान भी गायब था। एक पल को वह घबरा गईं और बच्चों को आवाज देने लगीं। तो इतने में बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाई, क्या हुआ माँ जी? इतना क्यों चिल्ला रही हो? हम ऊपर आ चुके हैं सारा सामान लेकर। ठीक है बहू, काम में व्यस्त हो तो मैं भी ऊपर ही आ जाती हूं। मालती जी ने राहत की सांस ली। लेकिन यह राहत क्षणिक थी। जैसे ही मालती जी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची और पहला कदम नए चमचमाते फर्श पर रखा, मनीषा जोर से चिल्लाई, अरे अरे, आपको दिखाई नहीं देता? सारा घर गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने पोंछा लगाया था, सूख तो जाने दिया होता। मनीषा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मालती जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, बहू, वो मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। अगर मेरे लिए नाश्ता बना देती तो। फिर बहू का गुस्से से तमतमाया चेहरा देखते हुए उनकी आवाज धीमी पड़ गई। मैं ऊपर आकर फर्श गंदा नहीं करूंगी, तुम मेरे लिए खाना नीचे ही पहुंचा देना। तभी मनीषा ने मुंह बनाते हुए कहा, देखिए मां जी, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है खाने को। ऊपर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए, उसने कुछ बनाया होगा तो दे देगी। अरे बहू, पहले ही इतनी सीढ़ियां चढ़कर मेरा सांस फूल गया है, तू ही कुछ दे देती। मालती जी ने मिन्नत की। मां जी, अभी मुझे बहुत काम है, सिर्फ एक रोटी बनाने का काम ही नहीं है मेरे पास। इतना कहकर वह अंदर चली गई। मालती जी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छोटी बहू अमृता के पास पहुंची। देखा तो वह भी घर के काम में व्यस्त थी। उन्होंने उसे आवाज दी और खाना मांगा तो अमृता ने कहा, मां जी, अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई, रात की रोटियां पड़ी है, आप वहीं खा लीजिए। मालती जी रात की बासी सूखी रोटियां लेकर उदास मन से नीचे आ गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थीं कि जो बहुएं कल तक मांझी मांझी कहकर उनके आगे पीछे घूमती थीं, आज अचानक इतना पराया व्यवहार क्यों कर रही है। उसी समय उनकी बेटी राधिका का फोन आया। मां, कैसी हैं आप? खाना तो समय पर खाती है ना? मालती जी ने अपने आंसू पोंछे और गले को साफ करते हुए बोली, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तेरे दोनों भाइयों और भाभियों ने तो मुझे सिर आंखों पर बिठा रखा है। तू मेरी चिंता मत किया कर। तेरी भाभी गर्मा गर्म खाना परोस कर गई है, मैं अभी खा रही हूं, बाद में बात करती हूं। ऐसा कहते कहते मालती जी की आवाज भर्रा गई। वह अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहती थीं, इसलिए तुरंत फोन काट दिया।
बेमन से वही बासी रोटियां खाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज वह अपने दोनों बेटे मनोज और अमन से इस विषय में बात करेंगी। दोपहर बीतने को थी और मालती जी अभी तक दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे थे। जब कोई नहीं आया तो थक कर उन्होंने आवाज लगाई, बहू, मुझे भूख लगी है, खाना तो दे दो। परंतु किसी का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से आवाज लगाई। 4-5 बार आवाज लगाने पर भी जब कोई नहीं आया तो थक हार कर वह फिर से ऊपर गई तो बड़ी बहू मनीषा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए 2 रोटी और सब्जी एक डिस्पोजेबल प्लेट में डालकर ऐसे रख दी जैसे किसी भिखारी को खाना दिया हो। बहू का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर मालती जी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। सोचने लगी कि आखिर आज दोनों बहुओं को मेरी 2 वक्त की रोटी भी भारी क्यों लग रही है। आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया। अभी इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि उनकी नजर बाहर से आते हुए अपने छोटे बेटे पर पड़ी। पीछे पीछे ही बड़ा बेटा भी आ रहा था। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, मालती जी ने कहा, बेटा सुनो, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी छोटा बेटा बोला, मां जी, जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा, मैं अभी बहुत थका हुआ हूं। बड़े बेटे ने भी कहा, मां, आपको तो कोई काम है नहीं, हम थके हुए आते हैं और आप आते ही। इतना कहते कहते वे दोनों चले गए। मालती जी अपना सा मुंह लेकर वहीं बैठी रह गई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गईं। ऊपर जाकर देखा तो उनका बेटा मनोज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उनकी बहू मनीषा ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी मां आई है। मालती जी यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, ये क्या बात हुई बहू, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तभी मनोज बोला, क्या मां, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। फिर मालती जी बोली, बेटा बात क्या है, कल से बहू का व्यवहार भी बदला हुआ है और तुम भी इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या मां, आप भी सुबह सुबह फालतू ड्रामा करने लगीं? छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में जरा भी देर नहीं करती। तभी उनकी बहू चिल्लाई, सुन लिया, अब जाइए यहां से, नाश्ता करने दीजिए इन्हें। बहू की तेज आवाज सुनकर तो जैसे मालती जी के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उन्हें लगा जैसे वह किसी बुरे सपने से जागी हों। वह अपमानित होकर बड़ी बहू के कमरे से बाहर निकल आईं। वह बहुत डर गई थीं, लेकिन उन्हें भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत करके छोटे बेटे के पास चली गईं। दरवाजा खुला था। उन्होंने आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया तो वह अंदर जाकर बैठ गईं। उनके बेटे अमन ने उन्हें देखा तो रसोई घर में से 2 रोटियां लाकर उन्हें दे दी। अभी मालती जी ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि इतने में छोटी बहू अमृता कमरे से बाहर आ गई और बोली, मां जी, आप यहां कैसे। अपनी बहू के इस सवाल को सुनकर उनकी आंखें भर आईं। यहां कैसे मतलब, अब मनीषा बहू ने भी मुझे कह दिया है कि वहां मत आया करो, और अब तुम भी ऐसी बात करोगी तो मैं कहां जाऊंगी। अपनी मां की यह बात सुनकर अमन ने उन्हें कहा, मां, आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बात कर लेना। अमन को अपनी मां के साथ नरमी से पेश आते देख छोटी बहू अमृता उसे गुस्से से घूरने लगी, परंतु उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे मनोज से दवाइयां लाने को कहा तो बड़ी बहू मनीषा ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमसे अपने खर्चे पूरे नहीं होते तो आपके खर्च कैसे उठाएं। बात केवल 2 रोटी की होती तो चलता था, आपके खर्चे तो कम नहीं है। कपड़ों का खर्च, दवाइयों का खर्च, खाने पीने का खर्च। ना बाबा, हमसे तो यह सब खर्च नहीं उठाया जाएगा। अब मालती जी ने बड़ी बहू के पास जाकर खाना मांगना छोड़ दिया था। अब तीनों समय का खाना छोटी बहू के यहां से ही खाना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब मालती जी खाना खाने के लिए अपनी छोटी बहू के पास जा रही थी, तभी उन्हें छोटी बहू अमृता की आवाज आई। वह अपने पति से झगड़ रही थी। कुछ सीखो बड़े भैया और बड़ी भाभी से, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और हमारे माथे मढ़ दिया आपकी मां को। हमारे खर्च पहले ही कुछ कम है क्या। तभी अमन बोला, तुम्हारी बात ठीक है अमृता, जब बड़े भैया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो फिर मां का सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं। मैं बड़े भैया से बात करके उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का इंतजाम करवाता हूं। बेचारी मालती जी यह सुनकर तो जड़वत ही रह गई और वहीं से वापस नीचे आ गई। अब किसी बेटे बहू के पास दोबारा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
आज उनकी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता था। वो अकेली ठुकराई हुई सी आंगन की चारपाई पर बैठी रही। सभी का आंगन में से आना जाना चलता रहता, परंतु किसी के पास इतना समय नहीं था कि अपनी बूढ़ी मां के पास 2 पल के लिए बैठ ही जाएं। जब बेटों और बहुओं ने ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, तो फिर वो अपने पोतों से क्या उम्मीद करती। आखिर वह भी तो अपने माता पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे थे। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी मालती जी अकेलेपन और भुखमरी की मार झेल रही थी। आज बगैर कुछ खाए पिए वह टहलने के लिए निकल गईं, तो उनकी सहेली रंजना जी ने महसूस किया कि वह बहुत गुमसुम सी है। थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा कि वह खुद ही बता देंगी, परंतु जब मालती जी ने कुछ नहीं बताया, तो रंजना जी ने ही उनकी परेशानी का कारण पूछा। तभी मालती जी आंसुओं से भरी आंखें लिए बोली, क्या बताऊं रंजना, जब मैंने बेटी को जन्म दिया था, तो हम लोगों को लगा था कि हमारे सिर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो, क्योंकि हमें उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर दूसरे के घर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे एक के बाद एक 2 बेटे पैदा हुए थे, तब तो मैं फूली न समाती थी और उनके पिताजी का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमें लगता था कि शायद हमारे पिछले कर्मों का फल है, हमने मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में यह कृपा बरस रही है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मैंने तो गंगा नहा ली हो। बेटों के साथ तो मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा और वे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। मैंने तो पूरी उम्र इसी खुशफहमी में बिता दी कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्च कर रहे हैं, वह हमें बुढ़ापे में सूद समेत वापस कर देंगे। अपनी सारी जमा पूंजी हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने में लगा दी, यहां तक कि अपनी सेहत पर ध्यान भी नहीं दिया। अब पति का साथ भी छूट गया है और सेहत भी साथ छोड़ने लगी है, और दोनों बेटे हैं कि मेरी दवाइयों का खर्च उठाना तो दूर, अब तो उनसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाई जाती अपनी बूढ़ी मां को। सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले, उनका गला रूंध सा गया। रंजना जी ने उन्हें पानी पिलाया और सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मालती जी बोली, पता नहीं रंजना, इस उम्र में अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। भूख से तड़पने के बाद भी अब तक मेरे प्राण नहीं निकले हैं। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी और वहीं जमीन पर बैठ गई। रंजना जी ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें उठाते हुए कुर्सी पर बिठाया और बोली, देखो मालती, यदि तुम ऐसे ही हार मान जाओगी, तो इसके बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन यदि तुम हिम्मत दिखाती हो और गलत के खिलाफ आवाज उठाती हो, तो अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छी तरह से बिता सकती हो। अपनी सहेली की यह बात सुनकर मालती जी कुछ सोच में पड़ गईं। अब तुम मेरे साथ चलो। रंजना जी मालती जी को अपने साथ एक ठेले पर लेकर गई, जहां उन्हें भरपेट खाना खिलाया। फिर मालती जी घर लौट आई। काफी देर मालती जी कुछ सोच विचार में पड़ी रही। शाम हो चुकी थी, परंतु मालती जी को दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर खुद ही हिम्मत करके जो थोड़े बहुत पैसे पड़े थे, लेकर पास की किराने की दुकान पर चली गई और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आई। शाम के समय उनकी बेटी राधिका अपने पति के साथ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची, तो मालती जी उस समय ब्रेड खा रही थी। अपनी बेटी राधिका को देखते ही उन्होंने ब्रेड का पैकेट छिपा दिया और बोली, अरे बिटिया, तू कब आई? तूने तो आने के बारे में बताया भी नहीं। मां, जब मैंने आपसे फोन पर बात की थी तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बिटिया, मैंने तुझे कहा तो था कि सब कुछ ठीक है, तू बिना सिर पैर की ही चिंता कर रही है, मालती जी ने नजरें चुराते हुए कहा। तभी दरवाजे से आती हुई रंजना जी की आवाज आई, क्या खाक ठीक है मालती? राधिका बेटी, अच्छा किया कि तू आ गई। मैं तुझे बताती हूं कि तेरी मां कैसे एक एक दिन काट रही है। रंजना जी ने सारा वृत्तांत राधिका को कह सुनाया। सारी बात सुनकर राधिका हक्की बक्की रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां पर जान छिड़कने वाले उसके भाई अचानक इतने लालची कैसे हो गए। मालती जी का दामाद जो ये सारी बातें सुन रहा था, कहने लगा, मां जी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वकील है। आप एक काम कीजिए, अपने प्रॉपर्टी के कागज उठाइए और हमारे साथ चलिए। मालती जी के मना करने के बाद भी वे दोनों नहीं माने और उन्हें अपने साथ वकील के पास ले गए और सभी हालातों के बारे में बताया। वकील ने सभी कागज देखे और कहने लगा, अरे वाह,
ये हुई ना बात। ये बताइए, ये कागज किस प्रॉपर्टी के हैं? तभी मालती जी ने कहा कि ये हमारे मकान के और जमीन के कागज हैं। फिर वकील मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटों बहुओं को अच्छा नाच नचा सकती हैं। फिर वकील के कहने पर मालती जी ने कागजी कार्रवाई शुरू की। उसके कुछ समय के बाद मालती जी घर लौट आई। थोड़ी ही देर में उनके दोनों बेटे भी घर आ गए। उनके पास आकर बोले, मां, अब हमसे आपका बोझ और नहीं उठाया जाता, इसलिए हमने आपका इंतजाम वृद्धाश्रम में करवा दिया है। यह बात सुनकर मालती जी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो बड़ा बेटा बोला, चिंता मत कीजिए मां, वहां आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अभी यह बात चल ही रही थी कि राधिका और उसका पति वकील के साथ उनके सामने हाजिर हो गए। उन दोनों को वकील के साथ वहां देखकर दोनों बेटों और बहुओं की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा बेटा बोला, यह सब क्या तमाशा है? तुम लोग यहां वकील के साथ? फिर बड़े बेटे ने कहा, अच्छा, अब समझ में आया कि मां की संपत्ति में तुझे और जीजाजी को भी अपना हिस्सा चाहिए, इसीलिए वकील को लेकर आ गई हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, यह सारी संपत्ति हम दोनों भाइयों की है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर राधिका और उसके पति को बहुत गुस्सा आया। तभी राधिका बोली, मुझे मां की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतना चाहती हूं कि मेरी मां इस बुढ़ापे में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताए। अरे, मैं तो मां को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मां ने ही यह कहकर मना कर दिया कि अपने जीवन का अंतिम समय वह बाबूजी की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती है। फिर मालती जी ने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाते हुए कहा, अपनी बेटी से ज्यादा मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटों को प्यार किया, यह सोचकर कि बेटियां तो पराई होती हैं, केवल बेटे ही बुढ़ापे में साथ निभाते हैं। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तुम लोगों ने मेरे पास कोई और चारा ही नहीं छोड़ा था। जब तक जायदाद मेरे नाम पर थी, तब तक मेरे आगे पीछे दौड़ते थे, और अब फर्ज निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ पीछे खींच लिए। मेरा पैसा और जमीन तुम सबको चाहिए थी, पर तुम्हारी बूढ़ी मां, उसका क्या? यह मत भूलो कि यह घर आज भी मेरे पति का है, जिस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा, इस पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। वसीयत बनाते समय ही पिताजी ने यह मकान हमारे नाम पर कर दिया था। तभी वकील साहब बोले, आपकी बात सही है, लेकिन आपके पिताजी ने मरने से पहले यह घर और जमीन अपनी पत्नी मालती जी के नाम पर कर दिया था, और साथ में यह भी लिखवाया था कि उनकी पत्नी के जीते जी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वही रहेंगी। शायद आप लोगों के पिताजी को इस बात का एहसास पहले ही हो चुका था कि आप अपनी मां के साथ कितनी घटिया हरकतें कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी वसीयत में बदलाव करवा दिए थे। उनकी मृत्यु की जो तिथि आपने बताई है, उससे ठीक 1 हफ्ता पहले ही वसीयत बदलवा दी गई थी। आज की तारीख में यह घर और आपके पिताजी की गांव की जमीन मालती जी की है। वह जैसे चाहे उनका इस्तेमाल कर सकती है, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। यह सुनकर तो दोनों बेटों की जैसे जान ही निकलने लगी थी। वे कभी वकील को देखते तो कभी अपनी मां को। इस घटना के बाद मालती जी, जो आज तक सब कुछ सहन करती आई थीं, चुपचाप रहने वाली एक सीधी सी महिला नहीं रहीं। अपने अधिकार के लिए लड़ना उन्हें आ गया था, और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटों बहुओं को फरमाना सुना दिया कि वे जल्द से जल्द मकान को खाली कर दें। इतनी बात सुनते ही बड़ा बेटा मनोज अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी समय छोटा बेटा अमन बोला, मां, मुझे तो बड़े भैया ने उल्टी पट्टी पढ़ाई थी, नहीं तो आप जानती ही हैं, मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर मालती जी बोली, मुझे दुत्कारने से पहले तुमने इतना तक नहीं सोचा कि इस उम्र में मां कहां जाएगी, कैसे रहेगी। फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, लेकिन मैं अपने दोनों पोतों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसलिए तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहना होगा। अब मालती जी ने अपनी गलती सुधारते हुए एक और कदम उठाया। उन्होंने वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी गांव की जमीन पर सिर्फ उनकी बेटी का हक होगा। अपनी सहेली की मदद से उन्होंने अपने मकान की बीच वाली मंजिल किराए पर चढ़ा दी, और सबसे नीचे वे स्वयं रहने लगीं। राधिका ने उनके लिए खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए एक मेड भी लगवा दी। अब मालती जी को अच्छा खाना नसीब होने लगा था। अपनी सासू मां का यह बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुएं दंग रह गई थीं।
हैरान तो दोनों बेटे भी थे और दिल के किसी कोने में उन्हें एहसास था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मालती जी ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।